नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। इसमें हम पाठ 8 पढ़ेंगे आज, लेकिन हम इससे पूर्व हम बात कर लेते हैं पाठ 8 पढ़ने से पहले कि पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 से 2 क्वेश्चन पूछे थे जो आपकी ही इसी पाठ्य पुस्तक के हैं। और हमारे क्वेश्चन ये थे, चेतावनी चुंगटा नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे, ये किसने लिखे थे? और इसका राइट आंसर है केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। ये 13 सोरठे। अगला क्वेश्चन ये था, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें या लाग ली जाती थी, कितने प्रकार की ली जाती थी? और उसका राइट आंसर है 84 प्रकार की लागतें। उसके बाद हमने देखा था, ये मिलाने वाले क्वेश्चन थे, क्रॉस वाले शब्द जो कथन आते हैं वो है ये। इसमें आपको ये बताना था, मारवाड़ प्रजामंडल किस व्यक्ति से संबंधित है? और ये है जयनारायण व्यास से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल है माणिक्य लाल वर्मा से। जयपुर प्रजामंडल ये है जमनालाल बजाज से। बीकानेर प्रजामंडल ये है वैद मग्गाराम से। और बाकी ये लास्ट में बच गया कोटा प्रजामंडल, और ये कोटा प्रजामंडल है पंडित अभिन अरी से। अभिन अरी। इसमें आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलाने वाले क्वेश्चन, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप कमी नहीं छोड़ें। यदि आपको संपूर्ण भी याद नहीं होते हैं, यदि 2-3 भी प्रकार आपको याद है कि भाई कौन सा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी या किसका सहयोग रहा था, तो आप इसके आंसर को राइट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पाठ 8, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। देखिए, हम जानते हैं कि राजस्थान को राजपूताना कहते हैं और यहाँ राजाओं का अधिकार रहा है संपूर्ण प्रदेश पर। अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ इसमें सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ ऐसी संधियां कर ली इन्होंने राजस्थान के राजाओं से, जिससे अंग्रेज़ों को यहाँ पैर पसारने का और अपने अनुसार शिक्षा देने का एक समय मिल गया। लेकिन इसके कुछ अंग्रेज़ों के शासन के कुछ हमें फ़ायदे भी मिले। कुछ फ़ायदे ये रहे कि जो कुरीतियाँ थी जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी, उन पर लगाम इन्होंने लगाई कुछ। देखिए, सामाजिक सुधार की हम बात करें, राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्तक्षेप नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसी शर्तें थी कि आप राजपाट में तो हस्तक्षेप कर सकते हो, लेकिन यहाँ के सामाजिक जो रिवाज हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं या कोई धार्मिक मामले हैं, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छी तरह अंग्रेज़ों को ध्यान था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति का एक कारण धार्मिक मामला भी था। तात्कालिक जिसको कारण कह सकते हैं हम 1857 की क्रांति का, वो धार्मिक कारण था। तो इस प्रकार से वो धार्मिक मामलों में कम हस्तक्षेप करना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष में, जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए। देखिए, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दोनों का संबंध हमारे राज्य से रहा है। ये खेतड़ी क्षेत्र में आए थे स्वामी विवेकानंद जी, और यहाँ के महाराजा ने इनको ये नाम दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वो जोधपुर, उदयपुर और अजमेर क्षेत्र से रहा है। आइए अब हम बात करें सती प्रथा उन्मूलन की। ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध जो कुप्रथा है ये है। इसमें सती प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ? क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में प्रचलित थी, भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में प्रचलित थी जहां राजपूत राजाओं का शासन रहा है। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी मध्यकाल में, यानी मुगलों से भी पूर्व। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी, अकबर मुगलकालीन शासक रहे, ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यानी इससे जो नियम बनाया, उससे पूर्व भी
यहाँ इस प्रकार के जो नियम वगैरह थे वो बनाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने भी किए थे, लेकिन अधिकृत रूप से जो नियम बनाए वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय वायसराय थे, इन्होंने ये सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यानी आप सती प्रथा में करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध पारित किया गया। यानी सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? जयपुर राज्य ने लगाई। इसके बाद कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाए गए। यानी जयपुर संरक्षक समिति ने सबसे पहले प्रयास किया था। अगली कुप्रथा थी कन्या वध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। आपके एग्जाम में कन्या वध से संबंधित सीधा क्वेश्चन ये आएगा, सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी किस राज्य ने घोषित किया? कोटा ने। तो आपको सामान्य रूप से इन कुप्रथाओं के संबंध में ये याद रखना है कि सबसे पहले किस रियासत ने कुप्रथा पर रोक लगाई। अगली कुप्रथा है बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। देखिए, प्राचीन काल से ये सिस्टम चलता आ रहा था। कम उम्र की बालिका और बालक का भी विवाह कर देते थे, या कम उम्र की बालिका और अधिक उम्र का जो पुरुष रहता था उसका विवाह हो जाता था। ये बेनमेल विवाह है। इनसे क्या है कि उनके स्वास्थ्य पे भी कुप्रभाव पड़ता था और उनके मानसिक स्वास्थ्य जो होता था वो भी खराब हो जाता था, क्योंकि कम उम्र में वो विवाह संबंधी जैसी संस्था के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाते कि ये समाज की जो हमारी संस्था चल रही है विवाह, इसमें क्या प्रभाव होगा, क्योंकि बालक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने। अगली कुप्रथा है दास प्रथा उन्मूलन। देखिए, दास प्रथा उन्मूलन राजस्थान, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में दास प्रथा काफ़ी प्राचीन काल से प्रचलित रही थी, क्योंकि उसका कारण ये था, लोग ये समझते थे कि जितने अधिक दास होंगे हम उतने ही संपन्न और उतने ही प्रभावशाली कहलाएंगे। ये एक सबसे बड़ा कारण था दास प्रथा का। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। मुगलों के आने के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आकलन होने लगा था। इनसे इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी दासों की अच्छी स्थिति नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। राजस्थान की हम चाकर यानी नौकर चाकर जो होते हैं, और हाली यानी हल का काम करने वाला। इन खेत में आप एक प्रकार से स्थायी बंधुओं मजदूर हो गए तो उसको हाली बोलते हैं। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया। ठीक है, 1833 का जो भारत शासन का चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत हाली प्रथा या दास प्रथा को समाप्त किया गया। अगली कुप्रथा है डायन प्रथा। देखिए, डायन प्रथा का निर्मूलन कैसे हुआ। डायन प्रथा से तात्पर्य यह है कि कई बार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो मानसिक स्थिति खराब होने पर वो विभिन्न प्रकार की हरकतें करना लगता है, जिससे हम ये समझते हैं कि इसमें किसी डायन का वास हो गया, और हम अपने कुतर्कों के माध्यम से भी उसको इस चीज़ से जोड़ देते हैं कि इस गांव में या इस जगह या इसके आसपास इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसका शरीर इसमें, उसकी आत्मा है इसके शरीर में आ रही है, ठीक है, और वही इससे गलत कार्य करवा रही है। तो उस मानसिक विकार के कारण उसको लोग डायन समझने लगते हैं। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। तो उससे क्या करते थे वो लोग, उस ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता था,
तो उसको पत्थरों से इतनी बुरी तरह पत्थरों से मार मार के घायल कर दिया जाता था कि उसकी मौत भी हो जाती थी, और दुर्व्यवहार भी उनके साथ किया जाता था, क्योंकि ये अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। यानी मेवाड़ जो क्षेत्र था, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस वाले आदिवासी जो क्षेत्र था, इसमें अधिक प्रचलित था, और कोटा राज्य जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, इसमें भी अधिक डाकन प्रथा प्रचलन में थी। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। एजीजी राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया, एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया। हालांकि उसे ऐसा नियम बनाया नहीं था इन्होंने, अंग्रेज सरकार ने। उन्होंने क्या किया, राजाओं पर दबाव बनाया कि आप लोग इससे संबंधित अपनी अपनी रियासतों में कानून बनाइए डाकन प्रथा से संबंधित। तो ये डाकन प्रथा वगैरह जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को समझते भी हैं। जो गंवार ना समझ और अंधविश्वासी लोग हैं, वो इस प्रथा पर यकीन करते हैं, क्योंकि एक मानसिक विकार हो जाता है जिससे व्यक्ति कुछ हरकतें करने लगता है। उसका इलाज हो सकता है दवाइयों से, आजकल इतनी आधुनिक चिकित्साएं हो गई है। देखिए, अब हम, ये तो कुछ प्रथाएं थी जिनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक सुधार की, क्योंकि अंग्रेजों की ये मान्यता रही कि हम सीधे लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम इनको समझाएंगे भी तो ये समझेंगे कि हमारे हमारे धर्म पर, हमारी प्रथाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसके लिए सबसे सीधा और सरल रास्ता ये था, हालांकि ये लंबा रास्ता था, शैक्षणिक सुधार, अर्थात लोगों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, और शिक्षा हमें क्या प्रदान करती है? शिक्षा हमें तर्क और कुतर्क में अंतर करना समझ जाती है। तर्क और कुतर्क में अंतर करना ही शिक्षा हमें समझाती है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको डाकन प्रथा के बारे में बताया, तो अनपढ़ और गंवार आदमी उसको भूत प्रेत से या किसी की मृत्यु से या किसी स्थान से जोड़ेंगे कि ये वहाँ शमशान के सामने गए या गई, ये वहाँ गए, या उनके अड़ोसी पड़ोसी परिवार का कोई व्यक्ति, उसकी आत्मा आ रही है, भूखी प्यासी है, या जो भी है। ठीक है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि एक मानसिक विकार है, वो समझता है कि किन कारणों से व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है। जैसे शारीरिक रूप से हम बीमार होते हैं, दवाई लेने पर ठीक हो जाए, ऐसे ही मानसिक रूप से विकार व्यक्ति भी दवाइयों के माध्यम से या इलाज के माध्यम से ठीक हो सकता है। देखिए, राजस्थान में जो कुछ शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, वह घरेलू शिक्षा, गुरुकुल विद्या, उपाश्रय या पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ इत्यादि में दी जा रही थी। राजपुताने में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा को देसी शिक्षा यानी इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया, देसी शिक्षा। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि अंग्रेजों से पूर्व जो भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी, वो यहाँ की स्थानीय भाषा में या संस्कृत या प्राकृत या पाली भाषा में सिखाई जाती थी, और ये केवल संभ्रांत परिवारों या प्रतिष्ठित परिवारों तक ही सीमित थी। मध्यम वर्ग या काश्तकार वर्ग या दलित वर्ग के लोग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया, यानी पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। इसके पश्चात पुष्कर, विनायक, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए। ये पुष्कर, विनायक, केकड़ी, ये तीनों स्थान भी अजमेर जिले में है वर्तमान में। लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया, परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले वो अंग्रेजी माध्यम के या अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते थे। लोगों को लगा कि ये लोग हमें हिंदू से, हमें या मुस्लिम धर्म से हमें क्या बनाएंगे, ये हमें ईसाई बना देंगे। इस प्रकार से लोगों ने शिक्षा संस्थाओं का विरोध किया, और कुछ समय पश्चात ये शिक्षा संस्थाएं पूरी तरह बंद हो गई। क्योंकि अंग्रेजों ने अजमेर से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि जो अंग्रेजों का जो सीधा अधिकार था, या यूँ कहें कि जो केंद्र शासित जो प्रदेश थे, वो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा बोलते थे, तो इसको संयुक्त रूप से अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देशी रियासतों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी भारत में शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेश जिस पर पूर्ण रूप से सीधा अधिकार अंग्रेजों का था। ठीक है, आप इसको एक फार्मूले के माध्यम से याद कर सकते हैं। ए से अजमेर मेरवाड़ा, या अजमेर भी कह सकते हो आप इसको। बी से बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सी से कुर्ग जो कर्नाटक में है।
और डी से दिल्ली। इस प्रकार से ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी देशी रियासतों के साथ भारत में सम्मिलित हुए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में जो भाषा का अधिनियम लेके आए थे, उसमें क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हमें लोगों को शरीर से नहीं बल्कि उन्हें मन से हमें अंग्रेज बनाना पड़ेगा। इसलिए 1835 में उन्होंने जो शिक्षा नीति जो उन्होंने प्रचलित की, उसमें क्या था, अंग्रेजी प्रणाली माध्यम था, यानी हमें अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा देनी है। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो गई थी। केवल जैसलमेर ही रियासत 19वीं सदी के अंत तक बची हुई थी जिसमें कोई शिक्षा संस्था स्थापित नहीं हुई थी। बाकी संपूर्ण राज्य में शिक्षा संस्थाएं स्थापित हो गई थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। 1851 में पहला हाई स्कूल कहाँ स्थापित हुआ या कहाँ बना, अजमेर में बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ होने लग गई। देखिए आगे देखिए, राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिए, सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर, 1872 में लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1872 में, ठीक है, जिसका प्रथम सत्र 1875 क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। यानी स्थापना मेयो कॉलेज की 1872 में हो गई थी, क्योंकि उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे, उन्हीं के नाम पे ये मेयो कॉलेज प्रारंभ किया गया। इसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें राजपूताना के और भारत के अन्य क्षेत्रों के राजा जागीरदारों के पुत्र पढ़ते थे इसमें। और इसका प्रथम सत्र 1875 क्षेत्र में प्रारंभ हो गया था। एक चीज और, लॉर्ड मेयो ने ही सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ की थी 1872 में। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की थी, पंडित जनार्दन राय नागर ने। क्या उद्देश्य था, सभी के लिए शिक्षा। कब स्थापित की थी, 21 अगस्त 1937 में। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा की। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए। 1861 में सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला। प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया, वो खोला गया 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में, या आप पुष्कर भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा की। अब हम बात करते हैं प्रमुख जननायकों की। इन्होंने भी काफ़ी राजस्थान में सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए हुए। इसमें पहले जननायक हैं भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा, भोगीलाल पंड्या को आदिवासियों का मसीहा या वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। वागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको हम वागड़ कहते हैं। वागड़ के गांधी उपनाम संज्ञा दी गई किसको, भोगीलाल पंड्या को। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बच्चों प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे जननायक हैं नाना भाई खांट। ये जाति से भील थे। सेंगाबाई और कालीबाई, यानी हम तीनों के बारे में हम बात करेंगे। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। यानी ये नाना भाई जो थे ये पाठशाला चलाते थे, इनको कहा कि आप अपनी पाठशाला बंद करो।
और उन्होंने क्या किया, नाना भाई ने मना कर दिया। मना करने पर नाना भाई की अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर दी, हत्या कर दी। नाना भाई जब शहीद हो गए तो पाठशाला के दूसरे अध्यापक थे सेंगा भाई, उनको भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें अपनी जीप के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि सब लोग डर गए थे। लेकिन एक 13 वर्ष की एक बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई ने, वो खेत से घास काट कर आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी है और वो वहां गई और भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे हुए जो सेंगा भाई उनके अध्यापक थे, किसके, कालीबाई के, जो सेंगा भाई जो रस्सी से बंधे हुए थे उस रस्सी को उन्होंने घास काटने की दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। तो उस वाहन में बैठे हुए फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाबाई और कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से इन तीनों लोगों का ये मान लीजिए शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए बालिका ने भी अपने गुरु का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए उनको बचाने का प्रयास किया और स्वयं भी शहीद हो गई। अगले जननायक हैं करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था और वे 1952 से लेकर 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य भी रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया और छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। देखिए करणी सिंह जो है ये लोकसभा सदस्य होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे। अगले जननायक हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म जो है 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर में, जोबनेर के पास एक स्थित कस्बा है, वहाँ एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनमें बचपन से समाज सेवा की भावना थी, जिसके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग करके सन 1929 में दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। वनस्थली वर्तमान में टोंक जिले में है। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के वर्तमान में प्रतिष्ठित महिला विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महिला हस्तियाँ, नेत्रियाँ इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके निकली है, जिनमें हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा जो कुमार जो रही हैं, वो भी यहाँ से पढ़ी हुई है। अगले जननायक है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्होंने कई सम्मान प्राप्त किए, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। अगली जननायक नेत्री है हमारी किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बास, झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। ये भी बहुत बड़े उस समय के तत्कालीन प्रसिद्ध जननायक रहे हैं सरदार हरलाल सिंह जी। इनके खिलाफ किशोरी ने आंदोलन चलाया और महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। अगले हमारे जननायक हैं मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल का जो जन्म है 10 मार्च 1905 को हुआ था। इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया, इसके लिए इन्होंने जंगल और जमीन, ठीक है, जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। ये भील या जनजाति क्षेत्रों में प्रसिद्ध कार्यकर्ता रहे हैं मामा बालेश्वर दयाल। अब हम बात करते हैं आज़ादी पूर्व राजस्थान, ये
प्रमुख प्रश्नों की जो पाठ के अंत में दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये है, आज़ादी पूर्व राजस्थान में प्रचलित कुप्रथाएं कौन सी थी? ऑप्शन है आपके सती प्रथा, दूसरा ऑप्शन डाकन प्रथा, तीसरा ऑप्शन बाल विवाह, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? आपके ऑप्शन है जयपुर में, या अजमेर में, या उदयपुर में, या जोधपुर में। इसी के साथ मिलान वाले क्वेश्चन भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं जो किससे संबंधित रहे, किस कुरीति से या किसी संस्था से या किसी स्थान से संबंधित है, इनको आपको मिला करके इस प्रकार से बताना है, ठीक है। और मित्रों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे, यदि आप आरबीएसई जो है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, सत्र 2020-21 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर नई पाठ्य पुस्तकें लागू की गई है, उससे संबंधित भी मैंने वीडियो हमारे इस चैनल पर बनाए हैं। आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आरबीएसई के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सामाजिक विज्ञान के पाठों को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।